हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने जो क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, उस चैप्टर के ऊपर जितने भी नोट्स आपके जैसे भी आप जिस तरीके से करना चाहे, एक बार इस वीडियो के आखिरी तक आप बने रहे। आप खुद ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कितना लाभ मिलने वाला है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो। यहाँ पर जो नोट्स तैयार किए हैं मैंने, ये इंग्लिश मीडियम में है, बाकी इसका जो ट्रांसलेशन होगा ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी होगा। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और जो भी आपको इंपॉर्टेंट फिगर रहता है उसको नोट आउट आपको कर लेना है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं जो एसए 1 में जो ये चैप्टर काफी ज्यादा अपने आप में वेटेज रखता है, 8 से 10 नंबर का सवाल फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये सिर्फ एकेडमिक की बात नहीं है दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे खास तौर पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें से भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये जो मैंने पूरा का पूरा जो ऑल ओवर के बारे में बात करते हैं, जैसे इस वाले में मैंने जो एनसीईआरटी का पेज लिया है, एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा का पूरा, मतलब जितने भी गाइड्स वगैरह बनते हैं या सपोर्टिंग बनते हैं वो इसी के माध्यम से बनेंगे। तो आपसे इससे एक भी बार सवाल नहीं जाएगा। तो चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं एकेडमिक और उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको अपलोड करता हूँ, रोज डेली की डेली बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको पूरा का पूरा मैंने क्या कर रखा है, यहाँ सेगमेंट दे रखा, आप लोग देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कारण क्या था। उसके बाद हम बात कर सकते हैं एंड ऑफ प्रिविलेजेस के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट एरिस्टोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मर्सिले के बारे में बात करेंगे। उसके बाद राइन ऑफ टेरर के बारे में। मतलब ये ओवरऑल क्या है, पूरे चैप्टर का निचोड़ है। अगर आप इसको पढ़ करके जाते हैं तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि आप बढ़िया से क्या बेटरेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बात करते हैं। जो ये फ्रांसीसी क्रांति है, इस क्रांति में हम बात करते हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। यहाँ पर दोस्तों एक चीज आपको समझने की जरूरत है, वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एट क्या है, ये जो 18th सेंचुरी की बात करता है, लेट 18th का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 750 प्लस की बात करते हैं। क्योंकि आप सबको पता है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 14th ऑफ जुलाई 1789 की बात करते हैं, तो 1789 किसके बाद आ रहा है, 50 के बाद आ रहा है। तो यहाँ पर हाफली ईयरली डिकेड की बात करते हैं। अब यहाँ पर जो लेट 18th सेंचुरी में यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर सीक्वेंस में आप देख सकते हैं कि जो इंक्रीजेस इन टैक्सेस, आप सबको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था कि वहां पर मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम था, इस तरीके से राजा लोग क्या करते थे, अपनी मनमानी करते थे, टैक्स को इंक्रीज कर देते थे। जो भी कॉमोडिटीज है डेली रूटीन वाले, उनमें क्या कर देते, पैसे बढ़ा देते। तो एक ना एक टाइम तो आएगा ना कि जिससे कि लोग क्या करेंगे, उस चीज का प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ आई एम द स्टेट। यहाँ पर एक चीज मैंने इसलिए ऐड किया है कि जो आई एम द स्टेट जो कोटेशन है ये किसने दिया था, लुई 14th ने दिया था। और यहाँ पर लिखा हुआ है लुई 16। तो ये लुई 16 आपको ध्यान में रखना है, बिकम द किंग इन 1774। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि 20 ईयर्स ऑफ एज मैरिड ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस के बारे में बात करते हैं। मतलब आपको ये वाला पॉइंट ध्यान में ये रखना है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो किंग बना था वो लुई 16 बना था। और इससे पहले जो 14th था, बात करोगे आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, उस चीज के ऊपर उसने क्या अपना एक कोटेशन दिया था, जिस चीज का काफी ज्यादा बाद में क्या किया गया, विरोध किया गया। अगर हम बात करते हैं, इधर आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैं कलर यहाँ पर चेंज कर लेता हूं दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्रेंच सोसाइटी है वो कितने भागों में बटा हुआ था, 3 भागों के बारे में बात करते हैं। 3 भाग में सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पर आपको फर्स्ट में ई स्टेट में पीपल वर्किंग इन चर्च, पादरी वर्ग के बारे में बात करते हैं। सेकंड में नोबिलिटी, किंग, क्वीन, नाइट और ड्यूक, काउंट, वाइस काउंट्स एटसेट्रा आपको देखने को मिलता है, मतलब अमीर वर्ग या कुलीन वर्ग बोल सकते हैं। थर्ड स्टेट में आप बात करते हैं बिजनेसमैन, मर्चेंट्स और लॉयर्स और टीचर्स, स्टूडेंट्स, सारे आपको यहाँ पर लैंडलेस लेबर्स की बात करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि थर्ड ई स्टेट वालों को इन दूसरे से और पहले से क्या किया गया, अलग रखा गया। क्यों अलग रखा गया, क्योंकि इनका जो सोशल स्ट्रक्चर था, इनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन था वो इन दोनों से क्या थी, अलग थी, इसलिए इनको गरीब मानकर को समाज के अंदर अलग रखा गया। जैसे इंडिया में बात करते हो ब्राह्मणिकल सिस्टम, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसको हम बकवास के नाम से जानते हैं, BKVS। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो फर्स्ट ई स्टेट वाले थे, इनकी पॉपुलेशन 0.5% की बात करते हैं। सेकंड वाले कितनी थी, अब बात करेंगे यहाँ पर
0.5% से लेकर के 25% ऑफ लैंड इनके पास थी। अब यहाँ पर कुल मिलाकर के बात करते हैं 98%, जो पूरा का पूरा जो फ्रांस का जो जनसंख्या है वो किस वाले कैटेगरी को ऐड करते हैं, वो थर्ड ई स्टेट वालों के बारे में बात करते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, जिसमें किसान थे, कलाकार थे, उसके बाद सर्वेंट्स नौकर के बारे में बात करते हैं, जो भूमिहीन मजदूर थे, ये सारे इसमें आपको देखने को मिलते हैं। अब एक एक बात करते हैं कि यहाँ पर जो लुई 16 था वो कब गद्दी पर बैठा, 1774 की बात करते हैं। और वहां पर उसने क्या किया, बोर्बन डायनेस्टी से अपने आप को बिलोंग करता था। और किसके साथ शादी करी उसने, आप बात करोगे यहाँ पर मैरी एंटोनेट के बारे में बात करते हैं, जो खास तौर पे यहाँ पर आपको देखना है कि जो ऑस्ट्रियाई राजकुमार के बारे में बात करते हैं और राजकुमारी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो ये फ्रांस का जो किंग था लुई 16, इसने किससे शादी करी थी, आप बात करते हैं ही मैरिड हिमसेल्फ विद मैरी एंटोनेट की बात करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान में क्या रखना है कि सबसे पहला तो हमने देख लिया कारण क्या था, दो जो डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इन फ्रेंच की बात करते हैं, तो ये 3 वर्ग में फर्स्ट स्टेट, सेकंड और थर्ड की बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, दूसरा कारण क्या था, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इकोनॉमिकल क्राइसिस। में पेन दोबारा चेंज कर लेता हूं। ये जो इकोनॉमिकल क्राइसिस का मतलब क्या होता है, जो लैंडलेस लेबर थे, जो छोटे मोटे किसान थे, फ्यूडल्स लॉर्ड्स कंट्रोल मेजोरिटी ऑफ द लैंड। मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी जो मैंने नेशनलिज्म इन यूरोप करा रखा है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। वहां पर क्या बताया था, जो ये फ्यूडल्स होते हैं, फ्यूडल्स का मतलब क्या था, अ पर्सन हु हैव सफिशिएंट और इनफ लैंड कॉल्ड लैंडलॉर्ड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक अमीर और एक क्या हो गया, गरीब। ये गरीब किसान हो गया, ये अमीर हो गया, ये किस तरीके से क्या करेगा, इस पर कंट्रोल करने का काम करेगा। तो यहाँ पर पूरे तरीके से अमीरों का किसके ऊपर कब्जा था, गरीबों के ऊपर कब्जा था। हेल्प द अमेरिकन कम्युनिस्ट टू देयर द वॉर इंडिपेंडेंस वाज अदर कॉस्टली। मतलब जरूरत से ज्यादा, अगर मान लीजिए आपके पास 5 रुपए और आपके सोसाइटी में किसी को पैसे की जरूरत है 10 रुपए की, तो क्या आप पॉसिबल है कि आप उसका सपोर्ट कर पाएंगे। और ये 5 रुपए में आपको अपनी फैमिली भी चलानी है, अपना पूरा का पूरा कंडीशन भी देख करके चलना है। तो यहाँ पर दिखावे के लिए आप इनकी मदद करेंगे तो आपकी इकोनॉमी खराब होगी कि नहीं होगी, आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। तो मतलब जरूरत से ज्यादा क्या होना, भी खर्च होना और सोर्स ऑफ इनकम का ना के बराबर होना, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, दिक्कत पैदा करेगी करेगी। तीसरे नंबर पे बात करते हैं यहाँ पे बैड हार्वेस्ट। बैड हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, खेती जितनी होनी चाहिए तो उतनी खेती इनको हुई नहीं। इसका मतलब क्या है, किसान और ज्यादा क्या आगे, प्रॉब्लमेटिक आगे। बैड हार्वेस्टिंग 1788 से लेकर के 89। फूड इन्फ्लेशन, मतलब जो खाद्य सामग्री थी उसकी कमी हो गई। पुअर कांट अफोर्ड, पुअर पीपल कांट अफोर्ड द ब्रेड, फूड राइट्स के वीक बॉडीज की बात, मतलब एक वो सारी चीजें जिसमें कि किसानों के लिए सरवाइव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। क्यों मुश्किल हो गया, क्योंकि जो भी फूड उनके पास अवेलेबल थे उनके प्राइस इतना ज्यादा महंगे कर दिए गए। जैसे पाव रोटी, आपने ब्रेड्स के बारे में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, वही सारे वर्ड्स यहाँ पर मैंने क्या किया, उठा करके दिया है आपको। अनएम्प्लॉयमेंट, मेंटेनेंस ऑफ द प्लेसेस वॉर, एक्स्ट्रा विजिन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। मतलब आप देखिए यहाँ पर वैकेंसी है 5 और भैया अप्लाई करने वाले कितने हैं, 50। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, आपको बेरोजगारी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा गुस्सा फूटा और उन्होंने लुई 16 के खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर। क्या कारण, बैड हार्वेस्टिंग के बारे में बात करते हो, लेस इकोनॉमिकल कंडीशन की बात कर सकते हैं, दूसरा हम बात कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज, और तीसरा क्या बात कर सकते हो जिसमें हम लोग हाई टैक्सेस की बात करते हैं अप्लाइड बाय द किंग। अब यहाँ पर मेन चीज आपको ध्यान में रखना है, क्या जो मेन कॉज ऑफ सफरिंग एंड द क्या डिस्काउंट अमंग थर्ड ई स्टेट। अब यहाँ पर आपको दोस्तों एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन सभी घटनाओं में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो किसको हो रही है, वो हो रही है आपको थर्ड स्टेट वालों को। क्यों, क्योंकि थर्ड वाले गरीब और जो भी समाज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स था वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास हो जा रहे थे, आप बात करोगे ये फर्स्ट स्टेट वालों के पास और सेकंड वालों के पास। तो कहीं ना कहीं समस्या किसके लिए थी, थर्ड वालों के लिए। लिखा भी मैंने यहाँ पर इधर है, ओनली थर्ड ई स्टेट पेड द टैक्सेस। देखिए अगर हम इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जो आप अमीरों से टैक्स ले रहे हैं वो गरीबों से भी लीजिए, जो गरीबों से टैक्स लिया जा रहा है वो अमीरों से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। दैट्स व्हाई द पीपल ऑफ फ्रांस गेट्स रिवोल्ट अगेंस्ट द मोनार्कियल सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओनली थर्ड ई स्टेट कैन पे द टैक्सेस। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा। टीथ क्या होता है, अ टैक्स लेविड बाय द चर्च, मतलब ये चर्च के द्वारा क्या किया जाता था, टैक्स लिया जाता था। कितना लिया जाता था, ये नंबर आपको ध्यान में रखना, 1/10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब क्या है,
अगर आप खेती करते हैं 100 रुपए की मान लीजिए, तो 100 में से 1/10 का मतलब क्या होता है कि आपको 10 रुपए किसको कर देना पड़ेगा, आपको यू विल हैव टू पे द चर्च की बात करते हैं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं मेहनत करो आप, और उस मेहनत का जो फल है वो किसको मिल रहा है, वो मिल रहा है, आप बात करोगे चर्च का जो पादरी है, पोप है। दूसरा बात करते हैं टैली, अ टैक्स टू बी पेड द डायरेक्टली टू द स्टेट। ये एक प्रत्यक्ष कर था जो स्टेट को डायरेक्ट दिया जाता था, और ये खास तौर पे क्या था, ये भूमि कर था। ये वाला एक टीथ क्या था, एक रिलीजियस टैक्स था दोस्तों, मतलब इसको धार्मिक कर बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो इंसान क्या करता था, किसको देता था, जमींदारों को या राजा को दे सकता था। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि ऐसी आपदा जिसमें सभी लोग चपेट में आकर के उनकी अपनी स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई। एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ द लिवलीहुड रिमेन्स द डैमेज्ड की बात करते हैं। मतलब क्या है, एंडेंजर्ड यहाँ पर आपको देखना है कि ऐसी स्थिति जिसमें लोगों के जो संसाधन थे वो संसाधन भी क्या हो गए, अब खत्म हो गए। इकोनॉमिकल क्राइसिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लीड्स टू द पॉलिटिकल क्राइसिस सोशल। ये होता क्या है, सबसे पहली बात तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ये क्राइसिस होता है एक ऐसा सर्कमस्टांसेस, एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल जहां पर आपको चीजों की पूरी समस्या आपको देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है किस चीज के बारे में, इकोनॉमिकल क्राइसिस, मतलब पैसे की संबंधित। यहाँ पर मैंने बताया था आपको 5 रुपए आप खर्च कर रहे हो 10 रुपए, तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर इकोनॉमिकल बर्डन जो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सिंपल तरीका है। दूसरा पॉलिटिकल कॉजेस क्राइसिस का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरीके से अपने राज्य को संभाल नहीं पा रहा। मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किंग के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा क्या है, सोशल क्राइसिस। सोशल क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि समाज में 3 प्रकार के जो क्लास है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो ये अपर वाला ही इन दोनों के ऊपर क्या करने का काम कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी किसकी ओर जा रही है, अनडेंजर्ड है या डेंजर्ड की बात करते हैं, खतरे की ओर जा रही है। तो इस चीज का भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, एंड ऑफ प्रिविलेजेस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एंड ऑफ प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये प्रिविलेजेस वर्ड का मतलब समझिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, सुख सुविधाएं। अब हमने पढ़ा था कि कितनी सोसाइटी है, 3, 1, 2 और 3 की बात करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में आपको पोप क्लास, सेकंड में आपको नोबल क्लास की बात करते हो, थर्ड में पीजेंट क्लास के बारे में बात करते हैं। तो प्रिविलेजेस किसको दी जा रही थी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक बार देखिएगा आप लोग, पोप क्लास को, और क्या है, नोबल क्लास की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर थर्ड क्लास से जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो इन सबको, इन सब चीजों से क्या किया जा रहा था, वंचित किया जा रहा था। तो जिसके कारण से वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने कहा कि अब जो ये प्रोटेस्ट करने का हमारा मेन मोटिव क्या है, कि अगर आप जिस तरीके से अमीरों के साथ बिहेव कर रहे हो, जिस तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आपको सबको एक जैसा क्या करना पड़ेगा, बिहेव करना पड़ेगा। कैसे, देख लीजिए एक बार क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो बॉर्गेजीज मिडिल क्लास इन द फ्रांस। अब जो ये मिडिल क्लास जो फ्रांस के अंदर था, उन्होंने विरोध किया, जिसमें से बहुत सारे क्या आ जाएंगे, सोशल रिफॉर्मर आ जाएंगे हमारे पास। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो नाम आएंगे, मॉन्टेस्क्यू हो गया, जॉन लॉक हो गया, रूसो हो गया, इन सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी दे गेव अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन या ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब क्या है कि 14 जुलाई 1789 के दौरान इन तीनों ने अपने कौन कौन से विचार दिए थे, इस विचार को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इस चीज का आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। जैसे देखिए, सबसे पहला हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, सबसे पहला हम बात कर लेते हैं यहाँ पर खास तौर पे मॉन्टेस्क्यू के बारे में। तो मॉन्टेस्क्यू की जो एक किताब है, आप बात करोगे मॉन्टेस्क्यू ऑन द, यहाँ पर ये जैसे देखिए, मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं। मतलब जिसमें हम खास तौर पे, इन्होंने स्टेट को 3 भागों में, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और क्या है, एग्जीक्यूटिव। हालांकि इसने ऊपर नीचे कर रखा है, यहाँ पर आप बात करेंगे मुझसे, यहाँ पर कौन से नंबर पे है ये आपको ध्यान में बता देता हूँ आपको, 1 मिनट। यहाँ पर लेजिस्लेटिव पहले नंबर पे आएगा, जो एग्जीक्यूटिव है दूसरे पे आएगा, और जुडिशरी कितने पे आएगा, 3 पे आएगा। इस तरीके से ध्यान में रखना। मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर जो कानून बनाने की संस्था है, ये हर किसी के पास नहीं होना चाहिए। मतलब होगा भी तो अलग अलग डिवीजन करके, किसी एक के पास सिंगल पावर ना रहे। द स्पिरिट ऑफ लॉ इनकी किताब का नाम है, आपसे पूछा जाएगा। जॉन लॉक के बारे में बात करते हैं, 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के साथ 2 संधि की बात करते हैं। और इन्होंने किस चीज का अपोज किया था, बात करते हो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन राइट्स। मतलब डिवाइन राइट्स का मतलब क्या होता है कि जो दैवीय शक्ति मिली हुई है, मतलब क्या है कि राजाओं को जो स्पेशल सुविधाएं मिली हुई है, और राजाओं के द्वारा अमीरों को जिस तरीके से प्रिविलेजेस दी जा रही है, उसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया। इसका मतलब ये भी सोसाइटी को लेकर के बढ़िया आदमी थे। और जीन जैक
रूसो के बारे में बात करते हैं। ये रूसो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी किताब थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये कौन होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, बताइए। ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब क्या होता है कि जो आम जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करती है ताकि वो उनके लिए क्या कर सके, बेटर कर सके, जिसके कारण से उनकी जो कंडीशन हो उसमें क्या आ पाए, सुधार आ पाए। तो यहाँ पर लोगों ने, यहाँ लोगों में खास तौर पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रूसो के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये रूसो कैसा था, यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा, सामाजिक समझौता किसके बीच में, जिसको चुनाव किया उसके और लोगों के बीच में, यानी कि जनता के बीच में, ध्यान रखना है। इफ देर इज अ क्राइसिस सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल मिडिल क्लास शैल बी फॉरवर्ड एंड प्रोवाइड द सोफियन सुफैशन के बारे में बात करता है। मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि फ्रांस की जो जनता है वो काफी ज्यादा किंग से परेशान हो चुकी थी। जब आप परेशान होंगे तो पानी जब सर के ऊपर जाएगा तो आप तो हाथ पैर मारेंगे ना। क्यों मारेंगे, क्योंकि अगर आप हाथ पैर नहीं मारेंगे तो आपको तो पहले ही पता है कि हम लोग क्या हो जाएंगे, वैसे ही मर जाएंगे। इससे बढ़िया क्या है कि हम लोग राजा का क्या करके मरे, विरोध करके मरे। दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं खास तौर पे एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, अराजकता के बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप क्या होता है। अराजकता, संवैधानिक राजतंत्र और एक गणतंत्र की बात करता है। एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है, एक सैन्य तानाशाह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। मैं इसका, यहाँ पर ये सैन्य तानाशाह का आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है दोस्तों, एक चीज जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रांस क्या है, अबॉलिशन मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। मतलब क्या है इस चीज का कि फ्रांस ने राजतंत्र को बिल्कुल, यानी कि जो किंग है उसको बिल्कुल क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और वहां पर किस चीज को, रिपब्लिक यानी कि डेमोक्रेसी को काफी ज्यादा क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। कैसे, देखिए, वॉर बिटवीन द पीपल एंड द किंग्स एंड द एरिस्टोक्रेसीज, मतलब जो लड़ाई होगी, जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ पर, मेरी राइटिंग बहुत खतरनाक है और ड्राइंग भी खतरनाक है। जैसे मान लीजिए एक, दो, ये दोनों आम जनता बात करोगे, ये क्या है, किंग है। तो कब तक ये इनका शोषण करते रहेंगे, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, दे विल गेट अवेयर अबाउट द मोनार्कियल सिस्टम। तो इनको ये जब चीजें पता लग जाएगी कि राजा हमारे साथ अब गलत नहीं, बहुत गलत कर रहा है, तो ये दे विल स्टार्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट द किंग की बात करते हैं। तो इस चीज का भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है दोस्तों। अब यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई जिसके कारण से जो सिस्टम है फ्रांस का, वो मोनार्की से कन्वर्ट होकर के क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया। अब ये रिपब्लिक हो गया, इसका मतलब कैसे, देखेंगे एक बार। लुई 16 वांटेड हिज लॉस्ट रेपुटेशन बैक। मतलब क्या करना चाहता था कि जो लुई 16 ने जो अपनी शक्ति खो दी थी, उस शक्ति को, उस इज्जत को वो क्या करना चाहता था, वो वापस लाना चाहता था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कहते हैं ना कि जब आपके पास पावर आ जाती है तो आप और पावर की चाह में जो पहले वाली जो आपके पास पावर है, उस पावर को भी आप लोग क्या कर देते हैं, खो देने का काम करते हैं। कि neighboring aristocracy is afraid that the revolution will reach here and the overthrown us। मतलब क्या है कि बाकी जो एरिस्टोक्रेसीज, मतलब तानाशाही जो लोग थे, अराजकता वाले लोग थे, उनको इस बात का भय था कि वाकई में एक टाइम ऐसा आएगा जिस तरीके से हम लोगों को क्या किया जाएगा, गद्दी से उठा करके बाहर फेंक दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम लोग, लुई 16 एंड द किंग ऑफ द प्रूशिया इन सीक्रेट नेगोशिएशन प्लान टू सप्रेस द रिवॉल्यूशन। देखिए कहते ना, राजा राजा मौसेरे भाई, आपने चोर चोर की कहानी सुनी होगी, लेकिन राजा पर यहाँ पर ये बात की गई है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जो लुई 16 है, प्रूशिया का जो किंग है, वो दोनों ये सोच रहे हैं कि अगर हम लोगों ने इस आंदोलन को नहीं दबाया तो हम लोग क्या हो जाएंगे, एक दिन खुद ही दब जाएंगे। इसका मतलब क्या है, दोनों ने साथ में मिल करके इस चीज को सप्रेस करने की कोशिश करी, लेकिन वो क्या रहे, द गुड अनसक्सेसनेस की बात करते हैं कि उन्हें असफलता मिली, और जा करके वाकई में वहां पर अब नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया गया, वॉर अगेंस्ट द प्रूशिया एंड द ऑस्ट्रिया। दोस्तों ये वही ऑस्ट्रिया जहां की राजकुमारी मेंटनी मैरी एंटोनेट के साथ क्या किया था, जो लुई 16 था उसने शादी करी थी। अब ये तो होने के बाद यहाँ पर आ गया मार्सलेज। ये क्या था, देखिएगा, पेट्रियोटिक सॉन्ग कंपोज्ड बाय द पोएट एंड द फॉरगेट टू रियलाइज द लियोट फेमस इन द वॉर, नाउ द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। आपको ध्यान में रखना है, जो मार्सिले, मार्सिले वॉज या मार्सिले बिकम द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस की बात करते हैं। कैसे, यहाँ पर देख लीजिए, पॉलिटिकल क्लब एक बनाया गया था जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, उसको हम लोग जानेंगे किसके नाम से, मैं अभी बता देता हूँ आपको।
उसको जानेंगे हम लोग जैकोबिन क्लब के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? जैकोबिन क्लब। रिवोल्यूशन, इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज, men fighting at the front of the women taking care of families, political clubs become the rallying point, the more important was the Jacobin club। जो फ्रांस की क्रांति में जो अहम योगदान निभाया जो पॉलिटिकल क्लब, जिसमें से क्या था, जो जैकोबिन क्लब था एक था। क्यों? उसमें पुरुष लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, बाकी जो महिलाएं थी घर में क्या कर रही थी? चीजों को संभाल रही थी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, जो ये राइन ऑफ टेरर है, मतलब क्या है? आतंक का भय बात करते हुए किसके काल को माना जाता है? जो जैकोबिन क्लब का जो अध्यक्ष होता है रोबेस्पियर के बारे में बात करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, जिसका पूरा नाम क्या होता है? मैक्समिलियन रोबेस्पियर। लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, प्रोस्पेरस का मतलब क्या होता है? कि समृद्धता के बारे में बात करते हैं, कि जहां पर हर एक प्रकार की चीजें आपके पास क्या होती हो? मौजूद होती हो। जैसे इसमें कौन थे? शॉपकीपर थे, आर्टिशियंस थे। कुल मिलाकर के बात ये मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर याद दिलाने के लिए, यही वाले लोग किस में थे? जैकोबिन क्लब के क्या थे दोस्तों? मेंबर थे। तो इस चीज का आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये चीज आप लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं पॉलिटिकल क्लब के मेंबर, या पॉलिटिकल क्लब यानी कि जैकोबिन क्लब के मेंबर कौन थे? यहाँ पर ये लेस प्रोस्पेरस वाले में शॉपकीपर थे, शू मेकर थे, कुक्स थे, वो द डेली वेजेस, ये सारे आपके किस पे मेन थे? आप बात करोगे जैकोबिन क्लब। लीडर वाज द रोबेस्पियर। ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि जो रोबेस्पियर था वो कौन था? हु वाज रोबेस्पियर? तो रोबेस्पियर वाज द पॉलिटिकल हेड ऑफ पॉलिटिकल क्लब दैट वाज जैकोबिन क्लब। और उसमें कौन कौन से मेंबर थे? तो आपको ध्यान में रखना है, जो थर्ड ई स्टेट के जो क्लासेस के लोग थे उनके द्वारा। अब क्या हुआ यहाँ पर? वर द स्ट्रिप ट्राउजर सिमिलर टू द क्या है? डॉक वर्कर्स, या बोल सकते हैं रोबेस्पियर एंड द जैकोबिन रूल्ड एज द डिक्टेटर अंडर द लिटिल ऑफ द कमिटी ऑफ द पब्लिक सेफ्टी। देखिए सबसे पहले इन जैकोबिन क्लब वालों ने क्या किया? ये रोबेस्पियर था, पहले ये लोगों को किसके खिलाफ भड़काने का काम कर रहा था? राजा के खिलाफ। क्यों? ताकि इसके साथ में सब आकर के राजा के खिलाफ विरोध करके राजा को हटा दे और गद्दी पर कौन बैठ जाए? रोबेस्पियर की बात करता है। फिर बाद में ये अपनी असलियत दिखाना शुरू कर देगा। किसके खिलाफ आप बात करते हो? जनता के खिलाफ, जो थर्ड स्टेट वालों ने इनको क्या किया था? साथ दिया था। इसके साथ अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? ये डिक्री क्या है? एक आता फायर डिक्री, आपने नाजिज्म में यानी कि नाजीवाद में, हिटलर में भी पढ़ा होगा। ऑर्डर हैविंग टू द फोर्स टू द लॉ, मतलब कानून को जबरदस्ती मानने के लिए क्या किया गया? उनको तैयार किया गया कि अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। आप ऐसे करिए चाहे वैसे करिए, पूरी पावर किसके पास है? राजा के पास है। यहाँ पर लिखा हुआ है आप क्या? जैकोबिन हेल्ड किंग होस्टेजेस। अब ये क्या है यहाँ पर? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैकोबिन हेल्ड द किंग हॉस्टेज, लेटर नेशनल असेंबली वोटेड फॉर द इम्प्रिजनर एंड द रॉयल फैमिलीज। मतलब यहाँ पर क्या कर दिया गया? अब रॉयल फैमिलीज को पूरा का पूरा क्या कर दिया गया? हटाने की बात की गई। अर्लियर एनी मैन हु पेड टैक्सेस कोड वोट, कहने मतलब क्या है? अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अर्लियर ओनली मैन हु पेड टैक्सेस कुड वोट, मतलब क्या है? पहले के टाइम पर जो एक्टिव सिटीजन थे, जो पुरुष थे खासतौर पर, जो पैसे वाले थे, जो 25 साल पार थे, वही वोट दे सकते थे। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द men above 21 regardless of the wealth got the right to vote। सबसे बड़ी बात क्या निकल करके आई? यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, नोट में बता देता हूँ आपको। पहले के टाइम पर जो 25 साल प्लस थे, और खास तौर पे मैन के बारे में बात करते हैं, और ये मैन कैसे होने चाहिए? वेल्दी होने चाहिए, मतलब पैसे वाले होने चाहिए। लेकिन अब क्या कर दिया गया? इस फायर डिक्री के बाद जो जैकोबिन क्लब आए, उन्होंने क्या डिमांड करी कि अब जो वोट देने की जो सीमा है वो अब कितने साल हो गई? अब वो हो गई 21 साल। और चाहे आपके पास पैसा वेल्थ हो या ना हो, ये फर्क नहीं पड़ता, आप क्या कर सकते हैं? नाउ यू ऑल कैन वोट के बारे में बात करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान, तो ये कहीं ना कहीं जीत किसके लिए साबित हुई? ये आप बात करते हो, जीत साबित हुई फ्रांस के लोगों के लिए, क्योंकि वो अपने अधिकार से अब क्या कर सकते हैं? चुन सकते हैं। 21 सितंबर, ये ईयर आपको ध्यान में रखना है। और आपको क्या ध्यान में रखना है यहाँ पर? ये डेट 21 सितंबर 1792 में फ्रांस बिकम द रिपब्लिक। ये इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा, व्हेन फ्रांस गोट रिपब्लिकनेस। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि 21 सितंबर 1792, नो हेरिडेटरी रूलर। मतलब हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक राजा है, उसका लड़का बनेगा, फिर उसका पोता बनेगा, इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अब वहां पर नहीं हो, अब जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास पावर, वही क्या करेगा? अब सत्ता को आगे बढ़ाएगा। इलेक्टेड असेंबली मेंबर कॉल द कन्वेंशन टुक ओवर, मतलब यहाँ पर ध्यान रखा गया कि नेशनल असेंबली के तहत अब यहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा। वन मैन वन वोट वाला सिस्टम यहाँ पर क्या हो गया? लागू हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है?
गिलोटिन काफी ज्यादा खतरनाक वर्ड आपको लग रहा है। ये क्या था कि जब राजा की कोई बात नहीं मानता था तो राजा इस गिलोटिन पर ला करके क्या कर देता था, उसका सर से धड़ से सर क्या कर देता था, अलग कर देने का काम करता था। इस तरीके से आप बात करेंगे, मतलब यहाँ पर ऐसा पोर्शन बना दिया, यहाँ पर गला रख दिया, अब बात करोगे और इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसको गिलोटिन बोलते हैं। अब राइन ऑफ टेरर के बारे में बात करते हैं। ये राइन ऑफ टेरर क्या होता है, आतंक कब है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की बात करते हैं, किसके बारे में, पीरियड ऑफ 1793 टू 94। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से समझिएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 1793 से 94, मतलब फ्रॉम 1793 टू 94 की बात करते हैं, राइन ऑफ टेरर किसका था, तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की बात करते हैं। मिस्टर के नाम से आप याद रख सकते हैं। 21 ऑफ जनवरी 1793 किंग लुई 16 पब्लिकली एग्जीक्यूटेड द नेक्स्ट, यहाँ पे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट वॉज द, देखो यहाँ पर सबसे पहली बात की गई 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को क्या कर दिया गया, इसी गिलोटिन पर। कहते हैं कि आप दूसरे के लिए खड्डा खोदते हो तो एक दिन आप उसी खड्डे में गिरते। सेम यही हुआ कि इसी ने गिलोटिन वाली प्रथा को चलाया था और उसी वाली गिलोटिन पर जाकर के इसको क्या कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में उसकी पत्नी मैरी एंटोनेट को। विद इन अ वीक रोबेस्पियर किल्ड 5000 पीपल इन फ्रांस। देखिए यही वो हिमायती था जो पहले लोगों को सपोर्ट की बात कर रहा था। अब जो लोग इसकी बात को नहीं मान रहे थे, अब उनको क्या कर दिया जाता था, इनके द्वारा मार दिया जाता था। एक्स इज एग्जाम्पल के लिए नोबल्स, क्लर्जी, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज अरेस्टेड इम्प्रिजन इन द फाउंड द गिल्टी हेड द पब्लिक स्क्वायर। मतलब रोबेस्पियर क्या करता था, जो इसकी बात को नहीं मानता था, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था, पकड़ता था, उसको गिलोटिन पे चढ़ा देता था। वॉज द डिटेक्टेड एम्फेसिस ऑन द कम्युनिज्म। ये कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, हिंदी में आप समझिएगा सांप्रदायिकता। मतलब क्या है, वॉर विच इज बेस्ड ऑन द कास्ट, जेंडर, रिलीजन की बात करता है। धर्म, जाति, भाषा के आधार पर जो लड़ाइयाँ होती है उसको कम्युनलिज्म के बारे में बात करते हैं। सांप्रदायिकता उसको हम लोग क्या करते हैं, बोलने का नाम देते हैं। अब इसके साथ साथ अब आपको ध्यान में क्या रखना है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या हुई कि जो गुलामी व्यवस्था उसको खत्म कर दिया गया। मेथड ऑफ द ब्रेड राशन, चर्चेज शट डिजाइन बाय द कट ऑफ द नीडेड, वुमेन राइट्स रिप्रेजेंटेड। कहने का मतलब यहाँ पर पॉजिटिविटी चीजें हो रही हैं। महिलाओं को अधिकार दिया गया, ये आगे पूरा का पूरा अधिकार दिया जाएगा। जो टैक्स थे उसको कम कर दिया गया यहाँ पर। उसके साथ साथ क्या, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर अब लास्ट है ये वाला पॉइंट, देखिएगा आप क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। इन जुलाई ऑफ 17 रोबेस्पियर डिक्लेयर्ड द ट्रेंट एंड द क्या है, गिलोटिन। अब इसको भी क्या कर दिया गया, फांसी पे चढ़ा दे। मतलब चाहे वो रोबेस्पियर हो, चाहे वो आप बात करते हो लुई 16, उनको हटा दिया गया। फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब, जब इसी रोबेस्पियर को हटा दिया जाएगा, इसके द्वारा क्या बनाया गया था, जैकोबिन क्लब, तो ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मिडिल क्लास एंड द सीज पावर, मतलब जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके पावर को सीज कर दिया गया, रोक टोक लगा दी गई। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ 5 मेंबर्स की बात करते हैं। मतलब वहां पर जो डायरेक्टरी शासन था उसका भी क्या हो गया, अंत हो गया, जिसमें 5 मेंबर थे। डायरेक्टरी ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेचर इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी का मतलब आपको ध्यान में रखना है क्या होता है। क्या हो रहा है दोस्तों, ये देखिए लास्ट में हम बात करते हैं किसके ऊपर। अब यहाँ पर ये सारे होने के बाद अब आपको ध्यान में क्या रखना है, अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था, अब वो फ्रांस पर क्या करेगा, शासन करेगा। और फ्रांस पर शासन करने के बाद वो अपना क्या करेगा, कोड लेकर के आएगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है दोस्तों, जो हम लोगों ने पहले बात कर चुके हैं इसके ऊपर, किस चीज के ऊपर, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि अब जो लुई 16 था, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, मतलब इसके क्या क्या आपको इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, वो इम्पैक्ट आपको अब देखने को मिलेंगे, जो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। एक मिनट। जो इम्पोर्टेंट है अब और ज्यादा,
क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि अब जो भी फ्रांस में चीजें हो रही हैं उसके पीछे का कारण क्या था वो हमने देख लिया। अब उसके आउटकम आपको देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर किंग 16 इंक्रीज द टैक्सेस इन द अर्न इन द लास्ट सेशन। कहने का मतलब क्या है, आप बात करोगे यहाँ पर जो टैक्स था वो जो लुई 16 था उसने बढ़ा दिया। अब टैक्स बढ़ाने के साथ साथ लोगों के द्वारा विरोध किया जाएगा। जैसे ई स्टेट जनरल वाइज वोटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है विरोध किया जाने का। फ्रांस अंडर द ओल्ड रिजम लेजिस्लेचर बॉडी 3 ई स्टेट अंडर रिप्रेजेंटेड ई स्टेट जनरल लास्ट इट वाज हेल्ड इन 1614। मतलब आपको ध्यान में रखना है 1614 से लेकर के आपको ध्यान में रखना है। अब कब आपको देखने को मिल रही है वोटिंग? 1700। आप आइडिया लगाएंगे तो लगभग 150 सालों के बाद यहाँ पर क्या किया जा रहा है? वोटिंग किया जा रहा है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं बता देता हूँ, ई स्टेट हैड द वन वोट, मतलब 3 स्टेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पर अब आपको ध्यान में रखना हर एक वोट की वैल्यू क्या होगी? अलग होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। जो थर्ड ई स्टेट वाले थे इनकी वोट की वैल्यू क्या थी? 1 थी। और बाकी जो फर्स्ट सेकंड वाले उनकी वोट की वैल्यू क्या थी? 2 थी। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर जीतेंगे कौन? फर्स्ट स्टेट वाले और सेकंड ई स्टेट। मेंबर ऑफ थर्ड ई स्टेट conducted by the assembly and the own where the each member would have the one man one vote social contract democratic principle। मतलब कुल मिलाकर के ये किसकी आप बात करते हो? बेइज्जती हुई या आप बात करते हो पावर को सीज किया गया। तो थर्ड स्टेट वालों को ये बात समझ में आ गई थी कि वन मैन वन वोट का सिस्टम तो ठीक है, लेकिन ये होना किसके लिए चाहिए? आप बात करते हो ये होना चाहिए तीनों के लिए। क्योंकि जो फर्स्ट ई स्टेट में 300, सेकंड में 300 और जो थर्ड वाले थे उसमें कितने थे? अकेले 600। अगर वन मैन वोट के हिसाब से करते तो ये लोग जीत जाते। लेकिन यहाँ पर हर एक की वैल्यू कितनी कर रखी थी? 2। तो इसके 600 600 1200। तो कौन जीतने का काम करते थे? ये फर्स्ट सेकंड वाले। ये बातें किसको समझ में आ गई? थर्ड स्टेट वालों को, जिसने इसका विरोध करना क्या कर दिया दोस्तों? शुरू कर दिया। अब यहाँ पर 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या कर दिया गया? यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, स्टार्ट कर दिया गया 20 जून को टेनिस कोर्ट में क्या किया जाता है? असेंबली बुलाई जाती है। ध्यान रखना है 20 जून 1789 को थर्ड स्टेट जर्नल की नेशनल असेंबली बनाने के लिए जो बासिस स्टॉर्म द डिस्ट्रॉयड द ऑनर द चैटिक्स अटैक्ड ऑन द नोबल्स फ्लैग्स। देखिए हमारे विरोध करने का तरीका क्या होता है, या तो आप क्या कर सकते हैं वॉयलेंस तरीके से कर सकते हैं या नॉन वॉयलेंस तरीके से कर सकते हैं। तो वहां पर लोगों के द्वारा कितना 1789 में विरोध किया गया और जो फोर्ट ऑफ बास्टाइल उस पर क्या कर दिया गया? अटैक कर दिया गया। वहां पर लगभग कितने प्रिजनर्स से? 7। उनको बाहर निकाल करके सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। 1791 में क्या आपको देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्ड या फ्लेम्ड बोल सकते हैं कि बना दिया गया। लिमिट एंड पावर्स ऑफ द किंग एंड द ग्रांटेड राइट्स टू द पीपल। 3 चीजें करी गई 1791 में। जो किंग की जो पावर है उसको क्या कर दिया? माइनस में कर दिया गया। जो सिविल राइट्स है उसको बढ़ावा दिया गया। उसके बाद जो यहाँ पर आप बात करते हो किस चीज के बारे में? जो पावर है उसकी भी लिमिटेशन की बात की गई। तो इस चीज का आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब इसके साथ साथ नेशनल असेंबली में टोटल आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कितने मेंबर थे? तो टोटल मेंबर आपको 745। और वहां पर इलेक्टर्स कितने थे? एक्टिव सिटीजन कौन थे? पहले 25 साल वाले, वो भी कौन? अमीर की बात करता है। लेकिन जैसे ही वहां पर जैकोबिन क्लब आता है, नेशनल असेंबली बनती है, वहां पर 25 साल से घटा करके कितना कर दिया जाता है दोस्तों? 21 साल कर दिया जाता है। इस चीज का आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ये मैंने बताया था रूसो के बारे में, जीन जैक रूसो, जॉन लॉक के बारे में, और क्या है? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की किताब का नाम आपको जरूर ध्यान में रखना, द स्पिरिट ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं, जिसमें उन्होंने किस चीज के ऊपर बात किया है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पैसिव सिटीजन कौन थे? नॉट वोटिंग राइट्स, वो लोग जिनके पास वोट देने का अधिकार नहीं था। वुमेन एंड द चिल्ड्रन बिलो 25 ईयर्स, 3 मिलियन मैन। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 25 साल के ऊपर की महिलाएं चाहे पुरुष वोट नहीं दे सकते थे। अगर वो अमीर है तो वोट दे सकते हैं, गरीब है तो वोट नहीं दे। 3 मिलियन मैन का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो 30 लाख लोग ऐसे थे जो गरीब थे लेकिन 25 साल के ऊपर थे, लेकिन तब भी वोट नहीं दे सकते थे। इंपॉर्टेंट आ रहा है यहाँ पर मेनर दोस्तों। ये मेनर क्या होता है? एनी स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड्स लैंड द मिशन। मतलब कहने का मतलब क्या होता था? मेनर का मतलब होता था एक जागीर। मान लीजिए एक अमीर व्यक्ति है, राजा है, उसकी कोठी है, तो उसका क्या कहलाएगा? मेनर कहलाएगा। और एक मेनर में आप बात कर सकते हैं मिनिमम 12 फैमिली, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 50 से 60। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है क्योंकि 11th में भी ये दे रखा है। चैट्यू क्या होता था? कास्टल ऑफ द नोबल मैन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो उनके चीजों को क्या करता था? रिप्रेजेंट करने का काम करता था। यहाँ पर अब आप ध्यान रखना है एक्सेलरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन एंड सिटीजन। अब लोगों के अधिकार के ऊपर फोकस किया गया। राइट्स हो चाहे लिबर्टी हो, प्रिवेंटिव डिटेक्शन हो। अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेक्शन क्या हो
डिटेंशन क्या होता है, निवारक नजरबंदी, कि मतलब पहले ये होता था कि राजा को इस पर शक हो गया कि ये हमारे खिलाफ विरोध करने वाला है, तो ये इसको क्या करेगा, अरेस्ट करके उसको मार देता था। इस बात का ध्यान रखना, अब उस चीज पर खत्म हो गया है दोस्तों। होप करता हूँ, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। आप लोग एंड तक देखेंगे और नोटबुक में जरूर नोट करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।